दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब जो है घोषणा कर दी है चुनाव की तारीखों की। तो पहले वो आपको बता देते हैं। बाकी आज की जो मेहमान है हमारी, उनसे जो हम बातचीत करवाने जा रहे हैं वो बड़ा आपको रोचक लगेगा। उसके बारे में मैं बताता हूँ 2 मिनट के बाद। पहले ये सब सुन लीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को आएंगे नतीजे। और अब जो है भाई साहब, तो बहन जी, आचार संहिता जिसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन का लेकर, वो लागू हो चुका है। ठीक है। पहला चुनाव जो तबक्का है, जो चरण है, वो 19 अप्रैल को होगा। 102 सीटें होंगी उसमें, 102। दूसरा जो चरण है चुनाव का, वो 26 अप्रैल को होगा, जिसमें संसद की 89 बैठक सीटें होंगी। तीसरा चरण जो होगा वो 7 मई को होगा। उसमें 94 सीटें जो है उस पर मतदान होगा। चौथा चरण जो है वो 13 मई को होगा, जब उसमें 96 सीटें, 96 जो बैठक हैं उस पर मतदान होगा। पांचवें चरण में जो मतदान होगा वो 20 मई को होगा और 49 संसद लोकसभा की 49 सीटों पर मतदान होगा, यह उनके लिए होगा। और जो छठा चरण होगा वो 25 मई को होगा। वो लोकसभा की 57 सीट्स के लिए होगा। और सातवां जो चरण होगा मतदान का, वो 1 जून को होगा और उसमें 57 सीट्स पर जो है लोकसभा की मतदान किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा। और 4 जून को इसकी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाए। मतलब जहां तक मेरी समझ है, जब से मैं राजनीति कवर कर रहा हूं और जर्नलिज्म कर रहा हूं, 26 साल हो गए भाई साहब, ये शायद ये एक ऐसा शेड्यूल है चुनाव का जो सबसे लेट चल रहा है। आमतौर पर ये होता है कि 29 मई तक सरकार बन जाती है। यहाँ तो 7वां चरण ही 1 जून को हो रहा है चुनाव का, और परिणाम फिर 4 जून को आ रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ा अजीब सा है। तो खैर, ये मैंने ये बताना था, ये अपडेट के तौर पे आपको बताना जरूरी था। अब मैं आज मेहमान जो हमारी हैं उनको अपने साथ जोड़ता हूँ। हमारी जो मेहमान है वो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है। और डॉक्टर वो पीएचडी वाली नहीं है, वो एमबीबीएस वाली डॉक्टर है। ठीक है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल वो वाला डॉक्टर कोई भी बन सकता है। जो पीएचडी है ना, वो कोई भी बन जाता है। तो उसमें फिर बात आगे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एमबीबीएस डॉक्टर है। ठीक है। और ये कांग्रेस की बड़ी अच्छी प्रवक्ता है, सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रखती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और अच्छी कवयित्री हैं। हम इनकी कविताओं पर नजर रख के बैठते हैं। जब भी हमको लगता है कि अच्छी कविता उन्होंने लिखी है, तो हम, आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में उसको सुना भी देते हैं। तो आज संयोग ये हुआ है कि आज हमारे उनसे बातचीत हुई, हमने उनको आमंत्रित किया। तो हमने कहा कि अगर आप आज आ पाए हमारे दर्शकों के लिए बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो हमने कहा कि फिर इनका स्वागत कर ही लेते हैं। ठीक है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका 1 सेकंड में ऑडियो, हाँ अब ठीक है, आप बोलिए। हाँ, शुक्रिया मयूर जी। और पीएचडी वाले भी बहुत मेहनत से पीएचडी लेते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं हर वो कोई ले लेता है। नहीं, मुझे मुझे उसके खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन पता नहीं, मेरे मन में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। ये बड़ी साफ बात बता दूं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई उनको डिस्क्रेडिट करता हूँ, लेकिन आ, वो जो डिग्री है, वो वाली डॉक्टर वाली डिग्री है, मुझे पता है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है वो कैसे मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा था। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब सब डॉक्टरेट जो है वो फालतू है, ऐसा भी मतलब, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं, ये कह रहा हूँ। तो चलिए, आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने आज हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप आई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आज बात हम कुछ अलग अलग 2-3 मुद्दे पे करना चाहते हैं। आज एक तो चुनाव की घोषणा हो गई। जी। अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया। ठीक है।
हम आपसे ही समझना चाहते हैं, आज ही के दिन अभी 5:30 के आसपास हम बात कर रहे हैं तो बज रहा है, तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय यात्रा, वो भी आज समाप्त हो रही है कुछ बीकेसी के ग्राउंड में मुंबई में, ये भी हो रहा है। और दूसरी ओर ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा बहुत गजब से छाया हुआ है देश पे, मतलब कि सर पे चढ़ के नाच रहा है अभी वो पूरा मामला। तो पहले मैं वहां जाता हूं। मैं कहीं देख रहा था, आप बड़ी फरियाद कर रहे थे कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। नहीं, हम बात कर रहे हैं और हम आपसे भी बात करेंगे इस मुद्दे पे। बिल्कुल, कोई बिल्कुल नहीं बात करना चाहता। अगर मैंने उठाई भी, अगर मैंने घूम फिर के कान पकड़ने की भी कोशिश की, हम करेंगे डॉक्टर पूजा उस पे बात, हम करेंगे, सारी जानकारी आ जाने दीजिए, हम करेंगे। तो जिस तरीके से उससे एकदम हाथ हटा के बैठा है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो हास्यास्पद भी है और वो दुखद भी है कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का हमारे सामने है और उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। बात करेंगे तो कांग्रेस की गारंटी पे, आप बात करेंगे ओपिनियन पोल पे, लेकिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोई बात नहीं करना चाहता। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा। पर थैंक गॉड टू ऑल्टरनेटिव मीडिया, थैंक गॉड टू यूट्यूब चैनल्स जो है, जिसको इस लॉ को जिंदा रखे हुए हैं। तो मंच आपका है, आप क्या सोच रही इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप अपना जो भी मंतव्य है उसको आप प्रस्तुत करें प्लीज। तो मैंने कहीं पढ़ा था, मयूर जी इसकी रचयिता तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये लाइन शायद बचपन से डिबेट्स में यूज करते जा रही हूँ कि अमन चोर देखो अमन बेचते हैं, कफन चोर देखो कफन बेचते हैं। बनाया था पहरुआ जिन्हें अपने वतन का, वो दिल्ली में बैठे वतन बेचते हैं। तो बिल्कुल वही साफ सुथरा हिसाब है कि वो दिल्ली में बैठकर वतन को बेच रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को न सिर्फ असंवैधानिक कहा गया है, जो घोरक धंधा चल रहा है 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आती है सुप्रीम कोर्ट के पैने पे। अच्छा, ये एक अलग बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी कौन किसको किस पार्टी को पैसा दे रहा है ये सरकार के पास है, पर आपके और मेरे पास नहीं है। उसके बाद एसबीआई कुछ बहाने बनाकर आ जाती है कि उन्हें इलेक्शन खत्म होने तक का वक्त चाहिए, फिर से उनको फटकार पड़ती है तो एक दिन में डेटा दे देते हैं। और जो डेटा सामने आया है, वाह, मतलब इनके जो इलेक्शन, इनके जो 5 सितारा महलनुमा कार्यालय बन रहे हैं, इन्होंने जिस तरीके से चंदा लो और धंधा दो का ये जो पूरा सिस्टम खड़ा किया गया है। एक होता है कि किसी को आप वो दे रहे हैं, किसी से आप चंदा ले रहे हैं, आप उसको धंधा दे रहे हैं। ये तो ईडी सीबीआई आईटी को भेजकर पहले से धमकाते डराते हैं। ऐसी मेरे पास 19 कंपनियों की लिस्ट है, डीएलएफ है, डिवीज लैब है, यूनाइटेड फॉस्फोरस, आईएफबी एग्रो, यशोदा हॉस्पिटल, इंट्रोडक्स, हल्दिया इमरजेंसी, चेन्नई ग्रीनवुड, हीरो मोटो, फ्यूचर गेमिंग, जिंदल स्टील, माइक्रो लैब, एनसीसी, डॉक्टर रेड्डी, शिरडी साई और अरविंदो फार्मा। इनमें एक 10-15 दिन पहले ईडी सीबीआई की रेट पड़ती है, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने है, और 10 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 150 करोड़ दे रहा है, और ये बिल्कुल साफ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद यही कंपनियां मेगा इंजीनियरिंग जैसे, इनको 14,500 करोड़ का टेंडर मिल जाता है गवर्नमेंट का। सीरम इंस्टीट्यूट की मोनोपोली कोविड वैक्सीन में हम देख चुके हैं, बिल्कुल 4 दिन बाद इनको मोनोपोली मिलती है वैक्सीन की। वेदांता को मिलता है, टोरेंट पावर को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, आईआरबी इंफ्रा को मिलता है, एप्को इंफ्रा को मिलता है, वंडर सीमेंट को मिलता है, मित्तल ग्रुप को मिलता है। मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से, और ये कंपनियां हैं, इसमें जो कुछ कंपनियां जिनकी सिलक्यारा टनल जो कोलैप्स हुई थी, जहां पे बेचारे रैट माइनर्स की वजह से उनको निकाला गया था मजदूरों को, वो इसकी गलती है, पर उस पर कोई एक्शन नहीं होता। महाराष्ट्र में इसी कंपनी की गलती से 13 लोगों की जान जाती, कोई एक्शन नहीं होता। 47,000 करोड़ को इनको 8,000 करोड़ का घाटा दे रहा है। ये किसका पैसा है? ये आपका और मेरा जनता का पैसा है, ये भाजपा का पैसा नहीं है। कुछ दिन पहले वडोदरा में मैं देख रही थी कि वहां यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे, सरपंच कह रहा है मैं 10 साल से ऑफिस घूम रहा हूँ, मेरे गांव में स्कूल नहीं है। जिस गांव में स्कूल नहीं है, पर आपको जिलों में भाजपा का एकदम व्हाइट हाउस जैसा, ताजमहल जैसा चमचमाता कार्यालय दिख जाएगा। आप इस देश को, आप कह के आए थे कि मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, मैं झोला उठा के चले जाऊंगा। आपका झोला तो बड़ा महंगा पड़ रहा है देश को। आप लोगों की जेब से पैसा निकाल के सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं, उनको 1,000, 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ के टेंडर दे रहे हैं, और वो आपको उसमें से कुछ परसेंट दे देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कुछ कंपनियों ने अपने प्रॉफिट का, अपने टर्नओवर का 20 से 100 गुना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है,
कि पैसा कहाँ बात से आ रहा तो है। जो कंपनी बिल्कुल। अपने को लॉस मेकिंग बता रही थी, वो 300 करोड़ रुपए दे रही है। तो मुझे लगता है कि जब कहते हैं कि लोकतंत्र अकाउंटेबिलिटी के धरातल पे खड़ा होता है, अगर आपने अकाउंटेबिलिटी गिरा दी तो लोकतंत्र चला गया। कल मैं पंकज जी का सत्य हिंदी में एक लेख पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुसोलिनी ने कहा है कि फांसीवाद और कुछ नहीं, कॉर्पोरेट और सरकार की मिलीभगत का गठबंधन है। कॉर्पोरेट चंदा देती है सरकार को, सरकार उनके लिए नीतियां बनाती है, उनकी उनके हित में काम करती है, और वही कॉर्पोरेट लोगों की जेब से खून चूसते हैं। तो जब तक हड्डियां बगावत और ये सारा माहौल बनाया जाता है कि फर्जी राष्ट्रीय गौरव, धर्म, इन सब की अफीम चटा दी जाती है कि आप देश के लिए कर रहे हैं। आज भी हम व्हाट्सएप में देखेंगे कि शेर पालना महंगा है, मोदी जी ने 370 हटा दिया, मोदी जी ने तो राम मंदिर बना दिया, हम 100 रुपए का पेट्रोल दे देंगे। बात सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल की नहीं है, एक कंपनी को 50,000 करोड़ का टेंडर जा रहा है, वो आपकी जेब से जा रहा है, आपके टैक्स पेयर से जा रहा है। तो जी ये पूरा जो पूरा सिस्टम बना के रखा था, ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी उजागर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर चुप्पी है, जिस तरीके से सबने अपने आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद कर ली है, वह बताता है कि अब डेमोक्रेसी का सिर्फ भ्रम रह गया है। अब कोई वो नहीं रह गया है डेमोक्रेसी का कि आप उसको उठाएं। कल एक चैनल पे सत्या हिंदी में अपनी अमरीश जी कह रहे थे कि ऐसा ही बोफोर्स के टाइम हुआ था, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, वीपी सिंह ने इसको गांव गांव लेकर गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ये सुने, लोग ये समझें कि ये हमारा पैसा है, जो इन कंपनीज को, जो इन लॉस मेकिंग कंपनीज को 5,000, एक छोटा सा फ्यूचर्स ग्रुप का एक छोटा सा ऑफिस है, एक छोटा सा शटर लगा हुआ है, और वो 900 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दे देती है। कुछ तो, मैं कहती हूँ कुछ तो ईमानदारी का, कुछ तो वो रखिए, भ्रम छोड़ दीजिए। आपने तो बिल्कुल ही देश को, जो मेरी ओपनिंग लाइन थी कि दिल्ली में बैठ के वतन बेचते हैं, बिल्कुल वही कर दिया है आपने। तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा किस्सा है। और ज्यादा क्या बोला, मतलब मैं बहुत देर से बोल भी रही हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, मैं चाहता था कि आप बोलें। मैं इसलिए चाहता था क्योंकि हमें ये बोलने जरूरी ही है। नहीं मिल रहा है मयूर जी, हम चाहते हैं हम बोले तो हमें कट शॉर्ट कर दिया जाता है। इसकी इतने परत दर परत है, ये सिर्फ कंपनियों के नाम लिए हैं। अगर इनकी डेट्स और इनकी बॉन्ड चंदा देने की डेट निकालेंगे, ईडी की, सीबीआई की डेट निकालेंगे, सब कुछ हमारे सामने है, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि कल इनके ईडी की डेट पढ़ते हैं, आज चंदा देते हैं, हम भैया हम साफ सपट क्लीन है। और नहीं, मैंने इस पर भी एक प्रोग्राम आज, अभी तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज मेरा एक प्रोग्राम चल चुका है, मैंने उसमें वो डेट वाइज दिया हुआ है कि किस कंपनी पे कब रेड पड़ी, जी, और उसके बाद उसने कब चंदा दिया, उसके बाद कब वो साफ सुथरी हो गई। वो बिल्कुल। पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो थोड़ी मेहनत करके, वो थोड़ा पढ़ लिख के पूरा करके, वो आज मैंने अपने दर्शकों को बताया हुआ है, और दर्शक देख भी रहे हैं, अच्छा जा रहा है वो, उसका व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। बताना हमारा काम है। ये अलग बात है कि सत्ता में बैठे लोग जो हैं उनको ये पसंद नहीं आता कि हम क्यों सच बोल रहे हैं, या तो हम सच्ची बात क्यों लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो और मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, आज भी बहुत इतिहास को ध्यान से पढ़ने की, समझने की कोशिश करता हूं, तो मैंने देखा है और मेरी समझ है ये कि जब भी किसी भी देश में कोई तानाशाह पैदा होता है, जी, उनके काम करने का तरीका बिल्कुल एक समान होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कहीं रत्ती भर की भी कोई चूक नहीं होती है, एक लाइन पे चलते हैं वो लोग। एक टेक्स्ट बुक है इनकी काम करने की और जनता को बदलाने की, बिल्कुल। और वो फिर हिटलर हो, मुसोलिनी हो, या उससे पहले हो, उसके बाद के, मतलब जहां जहां जो भी तानाशाह हो, एक लाइन पे चले वो लोग हमेशा। और ये इसमें फर्जी राष्ट्रवाद जो है सबसे प्रमुख होता है हम्म, कि आप अफीम चटा दो राष्ट्रवाद का, और आप ही सर्टिफिकेट इश्यू करो कि अगर आप सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं कि आप देशभक्त हो, तो फिर कोई है, वरना तो देशद्रोही हो जाता है। तो बिल्कुल। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है और चल रहा है, और हमारे देश में इसको लागू अभी किया जा रहा है, जोर शोर से किया जाएगा। मतलब कि ये जो चल रहा है अभी, मैं हूं मोदी का परिवार, ये क्या है? मतलब उनके परिवार के लोगों को मैं जानता हूं, सुनिए, उनके परिवार के लोगों को मैं जानता हूं, वो उनमें से कुछ लोग हैं जो ये कहना भी नहीं चाहते कि हम परिवार। अच्छा,
ठीक है। मतलब जिस तरीके से वो अपने को विक्टिम कार्ड खेलते हैं, चाहे वो चौकीदार चोर वाले मूवमेंट पे हुआ या परिवार वाले में हुआ, आप आईआईटी बीएचयू की गैंग रेप विक्टिम को उठा के क्यों नहीं फोन करके कहते कि वो मेरा परिवार है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के माँ पिता, किसी एक रेप विक्टिम, मर्डर विक्टिम के माँ पिता अगर सड़कों पर न्याय मांग रहे हो, उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। वो आपका परिवार नहीं है। मणिपुर में 2 औरतों को नंगा नोचा गया, जिसमें खसोट रही थी उनकी भीड़, वो आपका परिवार नहीं है। जो 4 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पेपर लीक होने के बाद, चाहे वो कन्नौज के ब्रिजेश पाल हो, लखनऊ की वर्षा हो, वो आपका परिवार नहीं है। मोदी जी कह कैसे देते हैं कि ये मेरा परिवार है? मतलब वो जो हर दिन हो रहा है, कानपुर में 2 छोटी बच्चियों का सीडी बनकर वो उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके साथ गैंग रेप हुआ, उनका मर्डर हो गया, वो आपका परिवार नहीं है। ये कहते हुए मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि ये मेरा परिवार है, ये देश की महिलाएं मेरा परिवार है, युवा मेरा परिवार है। आज हर कोई, आप किसानों पर लाठी भांज रहे हैं, किसानों की मृत्यु हो रही है, किसानों की मांगे नहीं मान रहे, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं, वो आपका परिवार नहीं। हमारी पहलवान बेटियों को घसीट के जिस संसद का आपने इतना आलीशान इनॉग्रेशन करवाया था, इतना इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वेदों को के बारे में कहा था, दुनिया जान के बारे में कहा था, वहां से 100 मीटर दूर दिल्ली पुलिस हमारी पहलवान बच्चे को, जो हमारे देश द्वारा को घसीटा जा रहा था, वो आपका परिवार नहीं है। ये मोदी का परिवार। और आज उन्होंने गाना भी इस पे रिलीज कर दिया है, भाजपा ने अपना एक इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है। मैंने सुना वो सुना मैंने सुना ये सुना। और मुझे मतलब करुणा और दया और पीड़ा के साथ हंसी बहुत आई। हंसी भी ये सब सबसे सबसे हास्यास्पद है मयूर जी उनका वो कैंपेन, जिसमें वो लड़की कहती है पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने हमारे लिए हमें घर लिया। आपका एमईए, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन कह रहा है अगर कोई ऐसा क्लेम भी करता है तो ये फुलिश है, ये ओवर एग्जैगरेटेड है, ऐसा किसी को बात नहीं करना चाहिए। और आप भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो लड़की कहती है कि वो और रुकवा दी, मोदी जी हमें घर ले आए। आपने इस देश को बेवकूफ, निपट बेवकूफ समझ के रखा है। दिखाता है, इनका कैंपेन ही दिखाता है कि आप, मतलब लोगों की सोचने समझने की जय श्री राम के ऊपर से ताकत ही खत्म हो गई है कि आप ऐसा भी कैंपेन लाने की हिम्मत कर सकते हैं। आप ही के लोग इनको डिफाई कर रहे हैं। अच्छा पूजा जी, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, जी ठीक है। जी। आपको एक बात बताइए कि ये जो राम मंदिर का अद्भुत उन्होंने जो पूरा दृश्य की रचना की थी, क्या माहौल है मतलब उत्तर प्रदेश में इस भव्य संरचना को लेकर? क्या है वहां पे, क्या हो रहा है? मतलब लोग क्या बहुत अभिभूत हो चुके हैं? हो क्या रहा है वहां? देखिए, उत्तर प्रदेश में हूँ तो झूठ नहीं बोलूंगी, और वो भी गोरखपुर से हूँ, जहाँ पे गोरखनाथ बाबा का धाम है और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि राम जी को मोदी जी लेकर आए हैं। आपके अच्छा। बच्चे गले में गमछा डाल के जय श्री राम की रैलियों में सरस्वती पूजा के जाएंगे, उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन मंदिर तो बना है, मंदिर तो बना है राम जी का। ऐसा हो गया है कि वहां पे आप राम जी का, अगर आप मोदी जी के बारे में कुछ सवाल भी करते हैं तो ऐसा लगता है आप राम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस अच्छा। तरीके से तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही पोलराइज माहौल है। वहां पे पूरा युवा सड़कों पे है, 22 पेपर लीक हो चुके हैं, युवा सुसाइड कर रहा है। लेकिन आप उन्हीं युवा से पूछिए, मैं झूठ नहीं कहूंगी, वो उन लोगों से कहें तो वो कहेंगे कि हम वोट मोदी जी को देंगे क्योंकि वो राम जी को लेकर आए। तो जो बड़े बूढ़े हैं गांव के, वो ये बात कहते हैं कि जैसे शंकराचार्य लोगों को आपत्ति थी, जिस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन किया गया फंक्शन का, आरएसएस की वहां जगह नहीं थी, वहां शंकराचार्य नहीं थे, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये जो मिडिल क्लास है, जो अपनी नौकरी और अपने परिवार में बहुत ही कंटेम्प्ट है, इन्हें लगता है कि मोदी जी राम जी को लेकर आए हैं, तो मोदी जी को कोई कुछ ना कहे, ये तो एंटी नेशनल हो जाएगा, ये राम जी के खिलाफ बात हो जाएगी। तो ये दो, उत्तर प्रदेश की दो धुरी है, जहां पे एक जगह पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, महिलाओं पे हिंसा पे भी हर दिन आती है, एक दिन की बात आपको नहीं अभी है। जो अभी नया नया पेपर लीक है, उसका सिरा गुजरात से जुड़ता है, पता है आपको? गुजरात से जुड़ता है, गुजरात और हरियाणा से जुड़ता है। देखिए भाजपा ने कितने अच्छे से अपने सिस्टम बैठा के रखे हुए हैं। अहमदाबाद में पेपर प्रिंट होता है और गुरुग्राम में वो पेपर उनको रटाया जाता है और यूपी में लीक होता है। बिल्कुल सेट सिस्टम है इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह, कि हम सभी राज्यों की कंबाइंड काम से, कंबाइंड हेल्प से हम पेपर लीक करेंगे, बच्चों का भविष्य अंधकार में डालेंगे। तो ये तो हाल है उत्तर प्रदेश के।
अच्छा, वो जो युवा मैं देखता हूँ, आप भी देखती हैं, जी, हम सब लोग देखते हैं, जी। वो जो जय श्री राम का नारा लगा के जो निकलता है ना? हुँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं पूजा जी, जिसमें 14, 15, 16 साल से लेके 22, 21, 22, 23 साल के बच्चे दिखते हैं उसमें। हुँ, और वो निकल पड़ते हैं, वो मस्जिद के आके जाके जो है वो कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, या वो शौर्य यात्रा निकालते हैं, पता नहीं किस हुँ, चीज़ का शौर्य हमको समझ में नहीं आ रहा है, जी, जी। लेकिन वो है शौर्य यात्रा। यहाँ गुजरात में भी इसको बहुत इस तो उसको तो ये तो हमारा मॉडल स्टेट है ना, यहाँ तो होता ही है। तो यहाँ से जो वहाँ पहुँचा है, तो इन इन लोगों को क्या रोज़गार को लेकर, या मतलब कहाँ से खाना खाएँगे, कब अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने करियर का क्या होगा? ये सब नहीं सवाल होता है क्या? देखिए, मुझे लगता है मयूर जी, जो हमने फासीवाद की शुरू में बात की थी कि फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म की अफीम चटाई गई थी, यही वो लोग हैं जिन्होंने चुना था इन्हें। ये इलेक्टोरल सिस्टम से आए थे, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान की तरह सत्ता हस्तांतरण कर लिया था। मुसोलिनी लो, हिटलर लो, ये प्रॉपर डेमोक्रेसी सिस्टम से आए थे। और जब जब इनके ये कहते हैं ना खून चूस लिया गया और जब इनकी हड्डियों ने बगावत कर दी, तो ये आलम था कि जब मुसोलिनी की बॉडी को नीचे से किया गया तो औरतें उसके मुंह पे पेशाब कर रही थी। तो जी, आज जब मैं युवा को देखती हूँ, जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप दिन भर रील्स में रहते हैं, तो पहली बात ये सही है कि वो रील्स में रहते हैं। ये बिल्कुल बात सच सही बात है, है। सच बात है। और उसके बाद आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, तो हम देखते थे कि सरस्वती माता का जो पूजा होती थी, बड़ी शांत सा त्योहार होता था। शीतला माँ की पूजा होती थी, घर में कलश रखा जाता था, मंदिर में भजन होता था, बस कभी। अब देखो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जय श्री राम कह रहे हैं, ऐसे ऐसे गंदे गाने बजते हैं मुसलमानों के नाम पे मस्जिद के सामने, जिसका भी मैं नाम भी नहीं ले सकती जी, आपके बिल्कुल, चैनल पे, इतने इतने बिल्कुल। घटिया गाने लगते हैं। लेकिन इनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये इनके पापा कमा के ला रहे हैं घर में, इनके पास रोजगार नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं करते कि जय शाह बीसीसीआई के हेड बने हुए हैं, अनुराग ठाकुर की फैमिली बीसीसीआई में है, इनके बच्चे विदेशों में है। अक्सर पढ़ती हूँ मुख्यमंत्री कहते हैं आज मेरा बेटा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से निकला है, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकला है। पर जो कॉमन लोग हैं, उनके बच्चे 15 या 16 साल की उम्र में कोई एक है बाइक निकाल लेता है, मोटरसाइकिल में गमछा डालते हैं, जय श्री राम, और मस्जिदों के सामने अब्यूजिव लैंग्वेज में निकलते हैं। ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हाल किया है भाजपा सरकार ने। इनके पास सवाल, सबसे बड़ी बात, इनके पास सवाल ही नहीं है कि भाई 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम्हारे पापा रिटायर होंगे, तब तुम क्या करोगे, तुम्हारी आमदनी क्या होगी। वो जो तुम जय श्री राम कह रहे हो, वो तो उससे तो नहीं हो सकता, उससे तो घर नहीं चल सकता। ये किसी विधायक के साथ, किसी पार्षद के साथ लग जाते हैं और बस वही धर्म धर्म वाली गुंडई चलते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा, नॉर्थ इंडियन होते हुए मैं कह रही हूँ, पर ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये धर्म की अफीम चटी हुई है, जब तक ये फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद है, तब तक तो लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी भी लोगों को जब समझ नहीं आया कि 1100 का सिलेंडर भरवा रहे हैं 700 रुपए बढ़ा के, आज महंगाई इतनी ज्यादा क्रूर स्तर पर है कि आज घर चलाना मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास के लिए। शायद बड़े लोगों की बात नहीं करें, पर तभी भी जब मतलब समझ नहीं आता, तब भी ये है कि नींबू 200 रुपए किलो है पूजा जी। दाल देखिए, दाल जो हम कहाँ 80 रुपए की लेते थे, 300 रुपए की हो गई है। तेल, जो दाल तेल सब्जियां बेसिक घर का खर्चा बिल्कुल 1000 गुना बढ़ गया है। और अब एक जन की कमाई से नहीं चलता मिडिल क्लास फैमिली, हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से, हम जानते हैं कितनी परेशानी है। पर नहीं, लोगों में धर्म की अफीम जटी हुई है। जय श्री राम, मोदी जी राम जी को लेके आए। मुझे एक छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था कि राम जी मुझे नौकरी देंगे क्या। तो एक छोटे से बच्चे का इंटरनेट पे मैंने वीडियो किया था। वो बच्चा मुझे लगता है भविष्य है, जो ये क्वेश्चन कर रहा है कि मंदिर के सामने मैं सिर्फ भीख मांग सकता हूँ, लेकिन विद्यालय मुझे शिक्षा देगा आगे बढ़ने की। तो बिल्कुल। और और मैंने सबसे वही वही बच्चे का, आप जो कह रहे हैं ना, जिक्र कर रही हैं, उसी जी बच्चे जी का मेरे ख्याल से किसी स्कूल का कोई डे था, उसमें उस बच्चा हाँ बोल रहा था वो। हाँ। और उस बच्चे का वीडियो जो है ना, मैंने अपने कार्यक्रम में शामिल किया था। और फिर जरूर। मैंने कहा कि इसको सुनिए, हम्म ये जो आप अफीम चाट के जो है औंधे मुंह गिरे हुए हैं, हम्म आप इसको सुनिए। ये बच्चा जो है, ये कहीं एक उजली सी किरण सा दिख रहा है इस देश में, कि अगर ये ऐसे सोच अगर बच्चों की होगी, बिल्कुल। तभी कुछ होगा। कि उसने कहा कि मतलब राम, अरे प्रभु राम जो हमारे
परम आदरणीय, परम पूजनीय है, इसको कौन ला सकता है? कौन लाएगा उसको? उसको दशरथ, उसको महाराजा दशरथ के अलावा कौन ला सकता है? सही बात है। राम तो हमसे पहले थे, राम हमारे बाद भी रहेंगे, पर तुम अपनी नौकरी की चिंता करो, तुम अपना घर चलाने की चिंता करो। आज जो विकराल बेरोजगारी है, हर दिन पेपर लीक हो जा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों के पास सरकारी एग्जामिनेशन में अपियर करने के अलावा क्या क्या रहता है? उनके पास इतने पैसे हैं तो नहीं कि वो अपना बिजनेस बना ले। तो अगर वो भी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा तो उनके पास फ्यूचर क्या रह जाएगा? और इसके बिल्कुल परिणाम दिखने वाले हैं आगे 5 साल 7 साल। अगर ये सरकार रह जाती है तो आप देखिएगा जो देश जो गर्त में जाएगा जिस तरीके से। वही है कि जब जब तक हड्डियां जवाब नहीं देंगी तब तक शायद जय श्री राम चलता रहेगा। मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, दर्शक गूगल कर ले, उनको गूगल करने की छूट है, कर ले गूगल कि पिछले 10 साल में कितनी सरकारी, केंद्र सरकार की कितनी भर्तियां निकली, कितने पद रिक्त हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है। आपको कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिलेगा जिसको देख के, जिसको पढ़ के आपका मन जो है संतुष्ट हो जाए। ऐसा कोई आपका आंकड़ा आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत ऐसे ऐसे बात करते थे, अब ये 1000 ठुक सरकार रिक्रूटमेंट जिनका हो चुका है उनको सर्टिफिकेट बेचते हैं, रोजगार मेला बना के रखा है। कोई उठ के ये सवाल नहीं करता कि आप किसको रोजगार दे रहे हैं इस रोजगार मेला में, जो आप 1000 सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। आपने तो 2 करोड़ सरकार नौकरियां हर साल करने की बात की थी, कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जब भी इनसे बात करो, सिर्फ इसमें नहीं, पैनल में भी मैं कल ही अपने हस्बैंड से बात कह रही थी कि अगर हम पैनल में भी ये मुद्दे उठाते हैं तो ये कहते हैं कि आपने ट्रिपल तलाक किया, 370 हटाया, राम मंदिर लेकर आए। अरे आपसे मैं मुद्दों की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए आपका आगे का 10 साल। आप कहते हैं ना कि मोदी जी आगे अगले शिवरात्रि में भी मैं यहीं दिखूंगा, अगले 15 अगस्त में भी मैं यहीं दिखूंगा। तो आपके पास रोड मैप क्या है देश के लिए? अदर देन आप जो देश को खुला लूट रहे हैं, खुला बेच रहे हैं, उसके अलावा कोई रोड मैप नहीं है यूथ के लिए। और यही यूथ है जो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा कुछ साल। और रोजगार का मैं एक मॉडल जो है गुजरात, उसका भी अभी अभी बोल ही देता हूँ, आप जब से बात हो रही है तब। यहाँ जब मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बार घोषणा कर दी, 2011-12 का मामला है कुछ, उन्होंने कहा कि हम 3 सप्ताह में, कुछ आंकड़ा बताया, उतने लोगों को रोजगार दे देंगे। मतलब कुछ था 65,000 या 75,000 के आसपास युवाओं को रोजगार दे देंगे 3 सप्ताह में। अच्छा। तो उन्होंने गुजरात के 4 प्रमुख शहरों में रोजगार मेले किए। वहां उन्होंने सबको जो है वो सर्टिफिकेट दिया रोजगार का, युवाओं को। तो मैं एक उस समय मैं वही चैनल में था जिस चैनल में मुकेश कुमार जी संपादक थे जी। और मैं इनका गुजरात का ब्यूरो चीफ था। तो हमने कहा यार ये बड़ा जोल वाला मामला है, इसमें कुछ 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 समझना पड़ेगा। तो हमने अहमदाबाद में जाके कैसे भी करके जो है हम घुस गए उस चक्रव्यूह को भेद के। हाँ, जहाँ बहुत सारी सुरक्षाएं थी कि जिसको रोजगार का सर्टिफिकेट मिला है मुख्यमंत्री के हाथों, उससे कोई मीडिया बात नहीं करेगा, ये पूरी व्यवस्था थी। अच्छा। तो हम कैसे भी करके घुस गए और हमारे पास वो है रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ इंटरव्यू, हमने चलाया भी था उस समय। तो हमने एक युवा को पूछा, 4-5 युवाओं से बात हुई हमारी। हमने एक युवा को पूछा कि यार कैसा महसूस कर रहे हो, मुख्यमंत्री ने खुद तुमको नौकरी दे दी और बताओ यार कहाँ नौकरी मिली तुमको? तो बोले नहीं सर, नौकरी तो हमारा चल रहा है 6 महीने से। ठीक है, और तो मैंने कहा कौन से सरकारी महकमे में नौकरी मिली आपको? बोले नहीं, हम तो काम कर रहे, प्राइवेट में कर रहे हैं, हम तो 6 महीने से काम कर रहे हैं। उस प्राइवेट कंपनी का नाम बताया। बोले हम वहां काम कर रहे हैं 6 महीने से। तो मैंने कहा यार तुमको फिर अभी नौकरी कैसे मिली? बोले वो तो हम आगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुमको सर्टिफिकेट देंगे तो हमको फोटो वोटो खिंचाने को मिलेगी, तुम आगे। मजे की बात या तो करुणा की या तो मतलब पता नहीं इसको व्यथा कह सकते हैं, जो भी जैसे देखें इसको आप। एक हमको लड़का ऐसा मिला जिसने कहा कि हम 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पूजा जी 6 साल, और ये किसी कोई भी चैलेंज करेगा हम उसको बाइट दिखाएंगे। हमारे पास वो बाइट है अभी भी उस लड़के की। 6 साल से एक कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको भी मोदी जी ने सर्टिफिकेट दिया नौकरी का।
तो आप डेप्थ देखिए। इसकी जो गहनता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। अभी हमारे एक मित्र हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, वो बता रहे थे कि पियून के लिए ओपनिंग निकली थी और टेम्पररी पियून की ओपनिंग थी, उसमें एमटेक भी अप्लाई कर रहे थे। और हाँ, हमारे जो मित्र हैं वो परम मोदी भक्त है। तो मैंने बोला ये बताइए आप एमटेक पता है, बोलते हैं देखो बच्चों का क्या हाल है, एमटेक जो है एमटेक करके ये हम पियून के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कहीं नौकरी नहीं है। मैं बोली तो ये ऐसा हुआ क्यों है देश में? चुप, बिल्कुल चुप, एकदम सन्नाटा, कोई आंसर नहीं। तो ये तो इस देश का एक छोटा सा सैंपल बता रही हूँ जो इस देश में चल रहा है नौकरी के नाम ये सब बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया, हमने बहुत अच्छी खासी बातचीत कर ली पे। है। जी, जी, और पता भी नहीं चला, आधा घंटा हो गया। मैं देखा, अभी तो देखा कि 31 मिनट दिखा रहा है। मैंने जी, कहा, जी। चलो। तो मुझे उम्मीद उम्मीद है कि आपको ये जो फॉर्मेट है हमारा पसंद आया है, बातचीत करने का। ऐसे फॉर्मेट में मैं पहले कभी नहीं रही होंगी, आपसे झूठ क्यों बोलूं कि ऐसे शांति से बात करें, इसलिए मैं इतना बोल भी रही हूँ। शायद मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ क्योंकि हर जगह मुझे ऐसे चुप करा दिया जाता है, क्योंकि हमें डिबेट होता है, ये होता है, उठ पटांगा पॉइंट्स रखे नहीं, जाते नहीं। हैं। तो इसमें बड़ा यहाँ मजा आया मुझे इस और फॉर्मेट बड़ा में ये है कि इस फॉर्मेट में ये है पूजा जी कि जो गेस्ट हैं उसी को मैक्सिमम मौका मिलेगा। हम तो हमारी बात कभी रखेंगे उसके संदर्भ में, लेकिन जी, गेस्ट को बात करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, वो जो और मैं कहना आशा चाहते हैं। करूंगी कि 4 पीएम और आप सभी लोग ये सच्चाई दिखाते रहें, ये आईना दिखाते रहें व्यवस्था को, सिस्टम को, क्योंकि आखिर कविता कविता मुझे बहुत पसंद है, मैं कविताएं पढ़ती भी हूँ, बोलती भी हूँ। मैं दो अच्छा, थोड़ा अभी माफ कीजिएगा, दर्शक गण जो है माफ करें, ये प्रोग्राम थोड़ा और लंबा चलेगा, थोड़ा माफ कीजिए। नहीं तो मैं ये एक कह रही थी कि मैं, हाँ जी, एक मुद्दा जो है मेरा, सुनिए। हाँ, वो जो सोनम सोनम वांगचुक साहब जो बैठे हैं 10 दिन से लद्दाख में, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है सोनम वांगचुक जैसे लोग, महिला पहलवान सोनम वांगचुक, ये सब हमारे देश के एसेट हैं। ये अमेरिका में अच्छी खासी स्टेबल जॉब छोड़ के उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए आए थे। वो आज आमरण अनशन पे बैठे हैं, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। और तो और भाजपा बिल्कुल चुप है। 370 करने के बाद ये हर वक्त ये कहते हैं ना कि हमने 370 कर दिया, हमने 370 कर दिया। आज सोनम वांगचुक क्लाइमेट चेंज को लेके, चाइनीज एग्रेशन को लेकर आमरण अनशन पे है। और इस देश कैसेट है, सोनम वांगचुक इतना जीनियस माइंड नहीं होगा, वो आमरण अनशन पे है, लद्दाखी लोग अनशन पे हैं। पर नहीं, इस देश के 70 दिनों पर का जू कान में जू तक नहीं रग रही, कोई सोनम वांगचुक से मिल नहीं रहा है, कोई ने एश्योरेंस नहीं दे रहा है। और तो और बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, कोई उनके बारे में न सुनना चाहता है, न कहना चाहता है। एक देश का एक सम्मानित व्यक्ति इस यह स्थिति आ गई है कि वो आज आमरण अनशन कर रहा है और वो पूछ रहा है कि हमारे पास्टर्स, हम जहाँ पे हमारे लोग पास्चर कराने जाते थे भेड़ बकरियों को, वो वहां पे अलाउड नहीं है। इसका कौन होगा? ये वही प्रधानमंत्री जो कहते हैं हमारी सीमा में ना कोई आया है ना हम किसी को आने देंगे। आप मेजर शैतान सिंह जो पीवीसी, जो इतने इतने वीर, और उनके उनके किस्से सुनकर हम बड़े हुए थे, उनकी समाधि भी तुड़वा दिया। आप किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? आप जब हमारे ही देश के लोग जब चाइनीज एग्रेशन पे सवाल उठते हैं, आपके पास उसका सवाल जवाब नहीं। आप नेशनल टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया। आप हमारे पाश्चर लैंड पहले की तरह अब नहीं रह गए हैं, वहां पे एक नो बफर जोन बन गया है। आप मेजर शैतान सिंह की, हमारे परमवीर चक्र हैं जो सबसे बड़े हमारे हाईएस्ट ऑनर है, उनकी समाधि को तोड़ दिया गया, कुछ नहीं बोलते। क्या राष्ट्रवाद आप लोगों ने लगा के रखा है कि हम राष्ट्रवाद हैं और कोई भी सवाल उठे तो वो एंटी नेशनल है। ये सोनम वांगचुक को भी एंटी नेशनल बोल देंगे, उन पे यूएपीए लगा देंगे, इनकी चलेगी तो। कभी कभी इस देश के हालातों पर तरस भी आता है, पर लगता है इस देश का हिस्सा हम ही है। तो वही वही मैंने कहा ना कि आप लोग प्लीज सच को सवाल करना, आईना दिखाना मत छोड़िएगा। क्योंकि मैंने एक नॉर्वेजियन कवि का एक ट्रांसलेट करूंगी, उसने कहा था, हम जलेंगे आप जलेंगे, जब सब साथ जलेंगे तब अंधेरे में उजाला होगा। तो जब तक हम जलेंगे नहीं, अगर सब बैठ जाएंगे उस अंधेरे से समझौता करके, तो उजाला लाने के लिए कोई नहीं होगा। तो हमें जलना होगा, हमें सवाल पूछना होगा, सोनम वांगचुक को पूछना होगा, महिला पहलवानों को पूछना होगा, अंकिता भंडारी के माता पिता को पूछना होगा, आपको पूछना होगा, मुझे पूछना होगा। तब जाके इस अंधेरे टनल में उजाला होगा।
अब आखिर में कोई एक ऐसी कोई कविता या नज्म या आपने जो अभी कुछ सांप्रत करंट अफेयर्स पे लिखी हो तो वो जरूर से सुना दें। मैंने एक अभी तक मैंने इसको वो नहीं किया है, पर मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे पास समय कितना है? आप चिंता मत कीजिए, कोई कोई अच्छा, उसमें कोई फर्क नहीं, हाँ कोई टेंशन नहीं उसमें। करंट उस पे तो नहीं, पर मैंने विमेंस डे पे लिखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको सुनाना बिल्कुल, चाहूंगी। आप अच्छा लिखती हैं तो मैं तो बड़ा फैन हूँ आपका, आपकी। हाँ, ये मुझे बताइए। कल एक फंक्शन में जाना है, उसमें मैंने उसके लिए भी लिखा था। जी। तो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है वर्णमाला। मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ और माँ को छोटा पाती हूँ। गुलाबी फ्रॉक पहने और कसकर दो चोटी बांधे माँ इधर उधर फुदकती एक प्यारी सी लड़की है। अभी वो माँ नहीं। माँ को वर्णमाला सिखाई जा रही है। लिखो अ से अचार, आ से आम, ई से इमली खट्टी वाली, ई से ईख, ओ से ओसारे में पीसना मसाले, क से कल तुम्हें आएंगे देखने वाले, ख से बना लेना खीर स्वाद वाली, ग से गमले के फूल सजा लेना बालों में, घ से घर को कर देना खूब सुंदर, च से चाची से मांग लेना साड़ी गोटे किनारे वाली, छ से वाह। ज्यादा चमकना नहीं, ज से जानवरों की तरह खाने ना लगना उनके सामने, झ से झूमना नहीं रेडियो के गाने पे, त से ताल मिला लेना गांव के किसी गीत का, थ से बस थोड़ा सा मुस्कुराना, द से दूर से पढ़ लेना सबके पैर, ध से धरती पर बैठ जाना बिना बोले, प से सबको कहना प्रणाम, ब से बातें बिल्कुल ना करना, भ से भरभरा के मत हंस देना, म से रखना सभी का मान, और य से कहना रोज घर में यज्ञ पूजा करती हूँ, र से लेना राम का नाम, श से शादी के लिए हाँ कह देना, स से अब वर्णमाला का क्या है काम। अब तो हो गई अच्छा। शादी। शादी के बाद माँ दीवार नहीं तोड़ती, दीवार पर लगाती है खूंटियां, और एक दिन धीरे धीरे उन पर पैर धरती। अब वो सिखाती है अपनी बेटी को वर्णमाला। लड़की लिखती है अ से अचार, वो कहती है नहीं लिखो अ से अक्षर। लड़की पूछती है आ से आम, वो कहती है नहीं लिखो आ से आमदनी। आ से आसमान, आ से आत्मसम्मान। ई से लिखो इश्क, ऊ से लिखो ऊंचाई, क से लिखो क्रांति, ख से लिखो खबरों की शक्ति, ग से लिखो गाने गुनगुनाना, घ से अपना घर बनाना, च से चहचहाना कभी न छोड़ना, छ से बारिश में खूब चमकना, झ से वाह। झूमना बेवजह, ज से जहाज में बैठकर पूरी दुनिया दिखाना, त से तलवार बनाना शिक्षा को, थ से कभी भी खुद को थोड़े में मत सिमटना, द से दरवाजों को तोड़कर गिराना, भ से धार खुद की कभी कम न करना, न से बनाना नाम अपना। बेटी ने कहा अब मैं आगे खुद लिखूंगी माँ, क्योंकि तुमने मुझे दी है एक पाठ। अ से आचार नहीं, अ से अक्षर, और फिर आ से आम नहीं, आ से आमदनी, आसमान, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गजब लिखी है आपने ये जो कविता लिखी, कविता कहें तो पद्य ही है बेसिकली बेसिकली, पर जी, पद्य है साथ में गद्य भी लगता है मुझे ये, जी, कि ये दोनों का सम्मिश्रण लगता है मुझे, प्रोस भी है ये किसी हिसाब से। पर बहुत सही कहा आपने। और हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश जो है पता नहीं कितने कालखंडों में जीता है, जी, ये सच है कि हम एक है कहीं, कहीं कोई कहीं दूर है जो काफी आधुनिक है हम लोग, वो है, कहीं है, लेकिन उसका दायरा बहुत छोटा है। और बाकी जो है फिर वो 3-4 और लेयर्स में जी लेते हैं, जिसमें जिसमें मध्य युग तक चले जाते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी है। तो ऐसे में महिलाओं, हमारी भाई जो बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, बीवी हैं, प्रेयसी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के महिला, उस महिला की ये जो आपने बात कही, उस चीज को, इस हार्द को, इस मर्म को समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों अभी इस देश में। ठीक है। और बाकी आपने जो बताया इस देश की जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर आपने अपने विचार रखे, भाई मुझे तो बड़े पसंद आए।
और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, उनको भी ये बातचीत जो है और ये जो बातचीत करने का तरीका है, वो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको भी आया होगा। मुझे बहुत पसंद और आया, बहुत अच्छा तो लगा। ऐसे ही हम जो है आपको आमंत्रित करते रहेंगे समय-समय पे, बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बिल्कुल, मिलेंगी हमारे दर्शकों से। ठीक है। पूजा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप अच्छा करें जीवन में, ये शुभकामनाओं के साथ आपके साथ बात बहुत अच्छा लगा हमको बात करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। जी। तो दोस्तों, ये वार्तालाप था डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के साथ, है ना? और बहुत सारी बातें की हमने। उनका जो भी आकलन है इस समय पूरी स्थिति को देखते हुए, देश में जो हो रहा है, वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, बड़ी विनम्रता से। आपको ये बातचीत सुन के क्या लगा? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, है ना? अपनी जो भी राय बनती हो, सोच बनती हो, टिप्पणी भी करनी हो आपको, टीका भी करनी हो, आपका स्वागत है। तो लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लग रही है या आपको पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और इसका जो लिंक है इस वीडियो का, इसको आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, तो उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।